नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और हमारे खास कार्यक्रम बहस गरम है में आपका स्वागत है। आज बहस भी होगी, चर्चा भी होगी, क्योंकि कर्नाटक विधानसभा चुनाव शाम 5 बजे तक यदि हम देखें तो 65.69% मतदान की बात कही जा रही है। यानी कर्नाटक में तमाम पार्टी के दिग्गज प्रत्याशी सभी का भाग्य ईवीएम में बंद हो गया। 224 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हुआ और 2615 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। 13 मई को परिणाम आएंगे, घोषित होंगे और किसका भाग्य खुलेगा। लेकिन अब तो जो होना था सो हो गया और ईवीएम में सभी का भाग्य बंद है। लेकिन जब भाग्य चमकेगा 13 मई को तो समझ आएगा। लेकिन यदि वोट ऑफ परसेंटेज हम देखें तो 65.69% मतदान हुआ है। अभी तक की जो जानकारी आ रही, हो सकता है कि इसमें कुछ और भी थोड़ा बहुत परिवर्तन। लेकिन कर्नाटक विधानसभा की मौजूदा स्थिति को भी जरा हम समझ लेते। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने का प्रयास करते हैं। कुल सीटें यहाँ 224 है और ये देखिएगा आप ग्राफिक्स के जरिए, ये मौजूदा स्थिति है। कुल सीटें 224 है। भारतीय जनता पार्टी 120 और कांग्रेस की बात करें तो 69 सीटों पर और जेडीएस 32 पर, अन्य 3 पर, खाली 2 है। और बहुमत का आंकड़ा जो है, जिसे जादुई आंकड़ा कहते हैं, वो 113 है। ये आप तस्वीरें आप देखिएगा। और यदि 2018 के नतीजे पर हम गौर करें तो भारतीय जनता पार्टी को 104 सीटें मिली थी, सबसे बड़ी पार्टी, लार्जेस्ट पार्टी, और कांग्रेस को 80 सीटें मिली थी। जेडीएस 37 सीटें लेकर आई थी और निर्दलीय 1, बहुजन समाज पार्टी 1 सीट। ये देखिएगा आप। और जब कर्नाटक की बात होती है तो जातिगत समीकरण भी बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं। एसटी की बात करें तो 7% है यहां पर और एससी की बात करें तो 17%। वीराशैव लिंगायत 16 से 17% यहां बताया जाता है और वोकालिका की बात करें हम तो 12%। अन्य ओबीसी करीब 33%। मुसलमान का जो प्रतिशत है वो 13% है और अन्य यानी 1-2% आप इसको देख सकते हैं। अब यदि इससे आगे बढ़ते हैं हम तो चुनाव दर सीटों का आंकड़ा भी जरा समझ लेते हैं। ये देखिएगा आप, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखला देते हैं। 2018 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 80 सीटें जीती थी, भारतीय जनता पार्टी 104 सीटें, तो जेडीएस 33 सीटें जीती। इसके बाद कांग्रेस और जेडीएस की गठबंधन वाली सरकार बनी। इसके पहले 2013 में कांग्रेस 122 सीटें जीती और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 40 और जेडीएस को भी 40 सीटें मिली थी। 2008 के चुनाव में हम देखते हैं तो 80 सीटें मिली कांग्रेस को, बीजेपी को 110 और जेडीएस को 28 सीटें मिली। ये आप देखिए ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। तो इस तरह कुल चुनाव दर सीटों का आंकड़ा भी हम देख लेते हैं। 1999 से लेके और वर्तमान तक की जो स्थिति बात कर रहे हैं, 132 पर कांग्रेस थी, 44 पर बीजेपी, जेडीएस 10 सीटें। तो चलिए, ये आप देख रहे थे, हम ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे थे कि आखिर वो कौन सा जादुई आंकड़ा 113 का है, किसको मिलेगा। और पूर्व की जो स्थितियां देखें यदि 2018 से पहले, तो भी आप समझ पा रहे होंगे कि कहां किसको कितनी सीटें मिली। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए वो चुनावी वादे और मुद्दे भी बताते हैं जो बीजेपी और कांग्रेस ने जेडीएस के कर्नाटक की जनता से किए थे। सबसे पहले बात कर लेते हैं भारतीय जनता पार्टी। तो आप देखिए कि डबल इंजन की सरकार से डबल विकास की बात कही गई। एससी एसटी वर्गों का आरक्षण बढ़ाना, लिंगायत वोक्कालिका समुदाय का 2% आरक्षण बढ़ाना, ये बात कही गई। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात प्रोजेक्ट की गई है, कई सौगातें देने की बात कही गई। केंद्र की योजनाओं से 5 करोड़ लोगों को फायदा होगा, ऐसा कहा गया। और कांग्रेस के चुनावी मुद्दे हम देखते हैं तो महंगाई और भ्रष्टाचार प्रमुख मुद्दा रहा। बजरंग दल को बैन करने की घोषणा भी हुई और 200 यूनिट फ्री बिजली देने की बात कही गई है। बेरोजगार ग्रेजुएट को 3000 रुपये भत्ता देगी यदि कांग्रेस की सरकार बनती है तो, और बेरोजगारी सरकारी पदों पर भर्ती होगी। और तीसरा सबसे यहां महत्वपूर्ण दल है जेडीएस। जेडीएस की बात करते हैं तो एक साल में 5 गैस सिलेंडर, प्राइवेट सेक्टर में स्थानीयों को आरक्षण, किसानों को 10,000 रुपये की प्रति एकड़ की मदद दी जाएगी।
और सच्चर कमेटी रिपोर्ट को लागू किया जाएगा, यह कहा गया। अब ये तो वो बातें हैं जो आप देख रहे थे, लेकिन बड़ी बात यही है कि कर्नाटक का मतदान संपन्न हो गया है। 5 बजे तक के प्रतिशत को हम देख रहे हैं तो करीब करीब 64% मतदान हुआ है। अब 64% मतदान हुआ है तो जाहिर है कि सभी का भाग्य ईवीएम में कैद हो गया। पर अब क्या होने वाला है, किसके मन में क्या, भारतीय जनता पार्टी के मन में क्या चल रहा, थोड़ी ही देर बाद वो रुझान भी हम दिखाएंगे और समझ पाएंगे कि आखिर जो जनता ने सोचा है क्या वो रुझान के जरिए यदि वो दिखाई देता है तो वो सच साबित होगा। पंकज चतुर्वेदी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। पंकज जी, आपका बहुत स्वागत है। स्वदेश शर्मा जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारे न्यूज हेड है शरद द्विवेदी जी, सर आपका भी बहुत स्वागत है। सर, भाग्य अब ईवीएम में दर्ज हो गया, बंद हो गया है और भाग्य का पिटारा 13 को खुलेगा। करीब करीब 65-66% मतदान होता हुआ दिखाई दे रहा। हो सकता है इसमें कुछ और थोड़ा बहुत परिवर्तन आए, लेकिन बहुत ऐसे मुद्दे दिखाई दिए इस चुनाव में और अंतिम जब बातें चली तो बजरंगबली पर जाकर टिक गई। जी देखिए, कर्नाटक एक बहुत दिलचस्प राज्य है। सवाल मुझसे है मनोज जी? जी हाँ, जी हाँ, जी। बहुत ही दिलचस्प राज्य है। एक ऐसा राज्य है जहां बीजेपी और कांग्रेस में टक्कर तो सीधी मानी जा सकती है, लेकिन वहां एक प्लेयर है जेडीएस जो किंग मेकर कहा जाता है और कुमारस्वामी इसके लीडर हैं जो किंग मेकर हैं और ये तय कराते हैं कि सरकार कांग्रेस की बनेगी या बीजेपी की बनेगी। बीजेपी की चुनौती ये है कि वो वहाँ करीब करीब 2 टर्म में सत्ता में रही है, लेकिन इन दोनों कार्यकाल के दौरान पूर्ण बहुमत जैसी स्थिति उसके लिए नहीं बनी है। तो अभी भी वो कर्नाटक में पूर्ण बहुमत अपने दम पर हासिल करने वाली पार्टी नहीं रही है जी। जबकि अगर उसके बीते 5 चुनावों का हम इतिहास देखें तो कांग्रेस 2 बार पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बना चुकी है। तो ये एक चुनौती जरूर है। अगर हम बात करें, ये चलिए एग्जिट पोल का पहला आंकड़ा जो हमारे पास आ गया। जी मनोज, पढ़ दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, एग्जिट पोल का पहला आंकड़ा हमारे सामने इंडिया टीवी सीएनएक्स के मुताबिक ग्रेटर बेंगलुरु में कांग्रेस को बढ़त दिखाई दे रही है। ये पहला आंकड़ा आप देखिएगा। ग्रेटर बेंगलुरु में कुल 32 सीटों में से कांग्रेस को 16 से 18 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है और ग्रेटर बेंगलुरु में भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 13 से 15 सीट मिल सकती है, ये अनुमान है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। और जेडीएस को यदि बात करें तो 1 से 2 सीट मिलने की संभावना। तो पहला एग्जिट पोल का पहला आंकड़ा जो जारी हुआ है आपके टीवी स्क्रीन पर, इंडिया टीवी सीएनएक्स ने ये एग्जिट पोल कराया और ग्रेटर बेंगलुरु में कुल मिलाकर 32 सीटें हैं। 32 में से कांग्रेस को 16 से 18 की बात कही जा रही और बीजेपी को 13 से 15 और जेडीएस को 1 से 2 सीटें मिलने की संभावना है। ये आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इस वक्त। जी शरद जी, आपने देखा, अब ये हम ग्रेटर बेंगलुरु की बात कर रहे हैं तो कुल 32 सीटें हैं शरद जी। 16 से 18 की तरफ वो इशारा कर रहे हैं कांग्रेस को और भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो 13 से 15 सीटें मिल सकते हैं। जेडीएस को 1 से 2 सीटें मिल सकती हैं। काफी टाइट है। अभी मुझे लगता है जो दूसरा एग्जिट पोल के अनुमान हमको मिलेंगे उसमें फिगर कुछ इधर से उधर भी हो सकता है। तो सबसे बड़ी चुनौती ये है, मैं रिपोर्ट्स जब देख रहा था कर्नाटक की तो एक रिपोर्ट ये कह रही थी कि कर्नाटक का हर 6ठा विधायक 1 से अधिक पार्टियों के टिकट पर चुनाव लड़ चुका है। यानी दल बदल इज अ ग्रेट फेनोमेनन ऑफ कर्नाटक पॉलिटिक्स। यानी दल बदल कर्नाटक की राजनीति का एक बहुत बड़ा स्वभाव है और यही वजह है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों की मैं बात करूं तो दोनों ये जानते हैं कि क्लोज फिनिश में उनके पास ऑप्शन बचते हैं दल बदल के। आपको भी याद होगा, हम एक बार फिर दोहरा देते हैं कि 2018 के चुनाव में बीजेपी ने सरकार नहीं बनाई थी। बीजेपी की सरकार बनी 1 साल बाद। करीब करीब जहां तक मुझे याद है 17 दल बदलुओं का उसको सपोर्ट मिला। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन इस बार वहां जो चुनाव कांग्रेस ने लड़ा है वो बहुत अच्छे तरीके से लड़ा है, ऐसा कहा गया। और कमलनाथ जी की याद दिलाने वाले वहाँ पीसीसी चीफ हैं शिव कुमार जी। करीब करीब 1300 करोड़ रुपए की संपत्ति है और कर्नाटक के सबसे धनाढ्य विधायकों में उनकी गिनती होती है। सबसे रिचेस्ट विधायक शिव कुमार जी माने जाते हैं और उन्होंने पूरे कर्नाटक में, जैसे यहाँ पीसीसी प्रदेश कांग्रेस कार्यालय को 2018 में
1 जून 2018 के पहले भी, बल्कि थोड़ा पहले ही कमलनाथ जी के आने के बाद बड़ा चेंज हुआ। शिव कुमार जी ने वहाँ भी बहुत चेंज किया, आधुनिक वॉर टूल्स लिए, आधुनिक तौर तरीके चुनाव लड़ने के लिए अपनाए गए। और जो सिद्धरमैया हैं वहाँ, जो कि काफ़ी अनुभवी कैंपेनर, एक दिलचस्प आंकड़ा आपको और बता दूं जी कि कांग्रेस और बीजेपी के दोनों के जो मुख्यमंत्री के चेहरे हैं, बोम्मई और सिद्धरमैया, सिद्धरमैया, जी ये दोनों ही दल बदलू हैं। जी हाँ, बिल्कुल। मतलब इस मायने में कि ये भी मतलब एक जनता दल में चले गए थे, जनता दल एस में, और एक जनता दल यू में चले गए थे। जी। तो इन्होंने भी 1999 में 2 फाड़ हुई और बाद में 2006 और 2008 में रिस्पेक्टिवली इन्होंने कांग्रेस और बीजेपी का दामन थामा। तो काफी दिलचस्प आंकड़ा है वहां। लेकिन कांग्रेस की एकजुटता, सिद्धारमैया की अगर हम बात करें तो काफी चुटीले भाषण देते हैं, कई बार बड़े बिंदास तरीके से मंच पर जो उनकी चलिए एक बार मनोज जी, आज तक का एग्जिट पोल और हमारे सामने है, इसको और देख लेते हैं। और ये दूसरा एग्जिट पोल, आज तक के एग्जिट पोल के मुताबिक तटीय कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी को भारी बढ़त दिखाई दे रही। 19 में से 16 सीटें बीजेपी के खाते में जाती दिखाई दे रही, जैसा ये एग्जिट पोल बता रहा है। और कांग्रेस सिर्फ 3 सीटों पर सिमट सकती है, यदि ये ताजा तस्वीर, यदि एग्जिट पोल पर हम विश्वास करें तो। इससे पहले हमने जो देखा वो अलग था, लेकिन ये आज तक का एग्जिट पोल है। और इस एग्जिट पोल को समझ रहे हैं तो 19 में से 16 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, कांग्रेस को सिर्फ 3 सीटें, यानी अच्छी खासी बढ़त तटीय कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी को मिलती हुई दिखाई दे रही है। इससे पहले जो हम बात कर रहे थे उसमें कांग्रेस को बढ़त ज़्यादा दिखाई दे रही थी, लेकिन यदि हम तटीय कर्नाटक की बात करते हैं तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिल सकती है। ये एग्जिट पोल है, ये अनुमान है, अनुमान के मुताबिक आपसे बात कर रहे हैं। रिजल्ट तो 13 तारीख को आएगा, जब स्पष्ट होगा। जी सर जी। बिल्कुल ठीक है। और ये स्थितियां जो हैं वहाँ नेक टू नेक फाइट के लिए जाती हुई दिखती हैं, और ये धड़कन बढ़ाएंगी दोनों पार्टियों की, क्योंकि अगर नेक टू नेक फाइट हुई तो फिर दल बदल का मामला जो है बहुत तगड़ा हो जाता है। और जेडीएस का पलड़ा, जो आमतौर पर बीते कुछ चुनावों को अगर हम देखें तो जेडीएस 30 से 40 सीटें हासिल करके एक बहुत ही निर्णायक भूमिका में आ जाता है। जैसा आपने बताया कि 113 मैजिकल फिगर है जी। और जहां तक मुझे याद है कि 3 सीटों से पीछे रह गई थी बीजेपी 3 सीटों, जी हाँ, 110 के आसपास उसकी सीटें 2018 के चुनाव में थी। तो 3 सीटों से पीछे रहने के बाद भी वो सरकार नहीं बना पाई, 1 साल इंतजार करना पड़ा। जी हाँ, और सरकार नहीं बना पाई थी। सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद भी बीजेपी कर्नाटक में 2018 के चुनाव के नतीजे आने के बाद, क्योंकि कुमार स्वामी ने अपना दांव खेल लिया था और वो कांग्रेस के साथ जाकर उन्होंने सरकार बना ली थी जी। तो ये बड़ा दिलचस्प आंकड़ा है कि इस बार जनता क्या सोचती है। मुद्दे बहुत ऐसे रहे, एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की छवि, मैं कहूँगा कि वो वहाँ पर दांव पर है बीजेपी के लिए, और किस तरह से वो सामने आते हैं। कांग्रेस के लिए ये देखना दिलचस्प होगा कि राहुल गांधी की यात्रा को लेकर ये दावा सामने आया कि दक्षिण भारत के राज्यों में काफ़ी अच्छा उसका समर्थन रहा और प्रभाव रहा। केरल की बात कर लीजिए, 6 दक्षिण भारत के राज्य हैं जी, और जिसमें तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, केरल है और पुडुचेरी है। तो इनमें किस तरह से क्या प्रभाव रहा, ऐसा माना गया कि राहुल गांधी की यात्रा को अच्छा प्रतिसाद मिला। तो कुल मिलाकर काफी दिलचस्प है अब तक के आंकड़े। ओल्ड मैसूर रीजन में जो सी वोटर का ये मैं एग्जिट पोल का जो देख रहा हूं, उसमें 28 से 32 सीटें ये ओल्ड मैसूर रीजन में सी वोटर्स दे रहा है। सिर्फ बीजेपी को 4 सीटें दे रहा है, जेडीएस को 19 से 23 सीटें दे रहा है। तो कुल मिलाकर देखिए, ओल्ड मैसूर में कांग्रेस को बढ़त साफ तौर पर ये पोल जो है सी वोटर्स का, जो इस पर कांग्रेस की साफ तौर पर बढ़त बता रहा है। ओल्ड मैसूर में यदि हम देखें तो कांग्रेस को बढ़त मिल रही है, और यदि तटीय कर्नाटक की बात करते हैं तो वहां भारतीय जनता पार्टी बढ़त ले रही है। जी पंकज जी, क्या कहेंगे? पहला एग्जिट पोल आपके सामने है। यदि पिछले चुनावों का हम जिक्र करें तो सत्ता के नजदीक पहुंचते हुए भी आप सत्ता से दूर रहे एक साल। देखिए, उसके पिछले 13 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की मनोज जी 40 सीटें थी, और 40 सीटों से 18 में 104 और फिर बाद में 120 130 की मेजोरिटी ने सरकार के साथ साथ बीजेपी की ने जनता की सेवा करी है। और जिस प्रकार मुंबई सरकार का कार्यकाल रहा हो या नरेंद्र मोदी जी की दिल्ली की सरकार हो, डबल इंजन की सरकार हो, बहुत आश्वस्त है भारतीय जनता पार्टी। और जिस प्रकार तुष्टीकरण की सस्ती और घटिया राजनीति कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक में शुरू करी,
जिस प्रकार एक आतंकवादी संगठन पीएफआई से बजरंग दल जैसे राष्ट्रवादी प्रखर राष्ट्रवादी संगठन की तुलना करी और पूरे देश में तुष्टीकरण का, सांप्रदायिकता का और जाति के आधार पर बंटवारे का एक जहर कांग्रेस पार्टी ने बोया, उसका उत्तर आज कर्नाटक का मतदाता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मत देकर कांग्रेस को जरूर देगा। अभी एग्जिट पोल है, पूरा एग्जिट पोल आना बाकी है। एग्जिट पोल हो मनोज जी, या उसके बाद एग्जिट पोल या एग्जैक्ट पोल हो, एग्जिट या एग्जैक्ट दोनों पोल में भाजपा आश्वस्त है कि जनता की कृपा और आशीर्वाद कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मिलेगा और एक बार फिर हम डबल इंजन। लेकिन वहां कहा जा रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी का भी काफी चर्चा होती रही है और लोगों की जब बात की गई है तो दोनों तरह की चीजें दिखाई दी है, कहीं ये धड़कनें बढ़ा रहा होगा। देखिए मनोज जी, राजनीति है और राजनीति में इस प्रकार के उतार चढ़ाव दोनों होते हैं। आप जब जनता की सेवा करते हैं तो कई बिंदु ऐसे हो जाते हैं कि जहां जनमानस को ऐसा लगता है कि वो पूर्ति नहीं हो पाई जो अपेक्षित थी, पर बहुत सारे बिंदु पर जनमानस को लगता है कि पूर्ति अपेक्षा तो ज्यादा करी। तो इसलिए मैंने कहा कि यदि उतार है तो चढ़ाव भी है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी एक संगठित राजनीतिक दल है जिसमें बहुत सारे हमारे कार्यकर्ता अलग अलग भूमिकाओं का निर्वहन करते हैं। तो एंटी इनकम्बेंसी हो या प्रो इनकम्बेंसी हो या न्यूट्रल सिचुएशन हो, कोशिश ये होती है कि जब चुनाव का समय आए तो बूथ पर भाजपा का कार्यकर्ता सक्रिय रहे और भाजपा के पक्ष में मतदान करा, जिसका लाभ बीजेपी को मिलता है। ठीक है सर, देखते हैं अब किसको लाभ मिलेगा। लेकिन यदि ग्रेटर बेंगलुरु से अच्छी खबरें आ रही है, बीजेपी को 13 से 15 सीटें मिल सकती जैसा कहा जा रहा था और जेडीएस को 1 से 2 सीटें, क्या कहेंगे स्वदेश शर्मा जी? जो शुरुआती तौर पर आप देख रहे हैं, दोनों की बात करें, कुल मिलाकर 32 सीटें हैं, यहाँ कांग्रेस को 16 मिलती हुई दिखाई दे रही। देखिए, अनुमानित सीटों पर, परिणाम पर कुछ बात करना मैं समझता हूँ चर्चा के लिए तो ठीक रहेगा, लेकिन जो तो परिणाम बताएंगे कि होता क्या है। कर्नाटक की बात करें तो वहाँ का ये मिजाज है कि यहाँ की जो स्थिति है, माननीय राहुल गांधी की जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई उसको इतना अपार समर्थन मिला कि जनता देखते ही बन रही थी पूरे देश में। माननीय मोदी जी और अमित शाह जी सब पूरी भाजपा चिंतित थी, पूरी केंद्र सरकार चिंतित थी। और जब देखा गया कि उन्होंने कैंपेनिंग शुरू की तो वहाँ देखा 40% कमीशन की सरकार, डबल इंजन की सरकार और महंगाई चरम पर। जो गैस सिलेंडर हमारा 1100 रुपये का मिलता है, कि डीजल और पेट्रोल की बात करो तो वो 100 के लगभग है। ऐसी स्थिति में ट्रांसपोर्टेशन भी महंगा है। तो कांग्रेस जो योजनाएं लेकर आई है, जैसे हम शिक्षित बेरोजगारों को 3000 रुपये तो उनको देंगे स्नातक को प्रति माह है, और 1500 रुपये देंगे हम डिप्लोमाधारी को। हम हर महिला को जो घर की मुखिया है उसको 3000 रुपये देंगे प्रति माह। तो इस तरह से मैं समझता हूँ कि 200 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे हर परिवार को। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो उस महंगाई से राहत मिलेंगी। जहाँ हम देख रहे हैं कि दूध भी 25% महंगा हो गया है, स्कूल की फीसें महंगी हो गई हैं, किताबें पेन महंगे हो गए हैं, सब पर असर महंगाई का पड़ रहा है। बजरंग बली का असर पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी का, बजरंग बली का आशीर्वाद मिलेगा बीजेपी। देखिए, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक के टेस्ट में जमीन आसमान का फर्क है, और ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी 3 बार कहा है कि कोई भी व्यक्ति हो या कोई संस्था हो, अगर बंटवारे की बात करता है, नफरत फैलाने का काम करता है, निश्चित उस पर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं भी उसका पक्षधर हूं कि वो कोई व्यक्ति हो या कोई संस्था हो, अगर इस तरह का कोई कृत्य करता है जिससे समाज में विघटन पैदा हो, समाज में बिखराव पैदा हो, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए सर, मैं लौटता हूं। इस समय इंडिया टीवी सीएनएक्स के मुताबिक हैदराबाद कर्नाटक के कांग्रेस की बढ़त मिलते हुआ दिखाई दे रहा है। ये भी देख लेते हैं, कुल मिलाकर 40 सीटों में से कांग्रेस में 27 से 31 सीटें मिल सकती है और भारतीय जनता पार्टी सिमट सकती है 8 से 10 सीटों पर। ये इंडिया टीवी सीएनएक्स का एग्जिट पोल है जो दिखाई दे रहा है। जेडीएस और अन्य को यहां कुल मिलाकर 2 सीटें मिल सकती हैं। तो आप देखिएगा इस वक्त की बड़ी खबर, हैदराबाद कर्नाटक में यदि कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है, 40 में से 27 से 31 सीटें, अच्छी खासी बढ़त है और भारतीय जनता पार्टी यहां सिमट सकती है 8 से 10 सीटों पर। तो ये तो समझ आ रहा है कि यदि हम इन एग्जिट पोलों को देखें, चाहे हम ग्रेटर कर्नाटका की बात करें या फिर तटीय कर्नाटक की बात करें, तो अलग अलग जगह कहीं बीजेपी कहीं कांग्रेस दिखाई दे रही है। और इन एग्जिट पोल को देखते जो अनुमान लगाया जा रहा है तो उसमें टक्कर जोरदार है जैसी चर्चा थी। शरद जी बिल्कुल ठीक है। और देखिए, ये भी एक बड़ा दिलचस्प ट्रेंड है कर्नाटक में कि 38 साल हैं वहाँ, और इन 38 साल में हर 5 साल में सरकार बदली है जी। किसी भी सरकार को अब तक ये मौका नहीं मिला है कि वो रिटेन कर सके। और बीजेपी के लिए इसीलिए कर्नाटक बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो दक्षिण में उसका प्रवेश द्वार है हमेशा से,
और अगर आप देखें तो लोकसभा चुनाव में पिछले उसे बहुत ज़बरदस्त सफलता मिली थी। 29 सीटों में। जी 29 सीटों में से मेरे ख्याल से उसके पास 25 के आसपास सीटें हैं। जी। उसके पास आई, बीजेपी के पास आई थी। जी हाँ, 28 सीटों में से 25 सीटें बीजेपी ने हासिल की थी। और अगर आप पूरे दक्षिण के 6 राज्यों को देखें तो 130 सीटें हैं और 130 सीटों में से सिर्फ 29 सीटें बीजेपी के पास रही थी। यानी 25 तो सिर्फ कर्नाटक से ली उसने, 4 सीटें उसने तेलंगाना से, आंध्र प्रदेश से, पुडुचेरी से, केरल से, यहाँ से उसने आंध्र प्रदेश से हासिल की। तो आप समझ सकते हैं कि ये सफलता कितना मायने रखती है। उत्तर भारत की एक निर्विवाद सफल पार्टी के तौर पर बीजेपी सामने आती है, लेकिन दक्षिण भारत में रीजनल पार्टियों की टक्कर है। तमिलनाडु की बात कर लीजिए आप, वहाँ स्टालिन साहब हैं। उधर आप जाएंगे तो लेफ्टिस्ट अप्रोच सामने आता है केरल में। तो ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें बीजेपी चाहती है कि वो रिटेन करे, लेकिन जो चरित्र है बीजेपी का वो ये बताता है कि जो भी हर 5 साल में वहाँ पार्टी का स्वभाव बदल जाता है और दूसरी पार्टी। चलिए, लेकिन ऐन मौके पर चुनाव के ठीक पहले यदि जगदीश शेट्टार चले जाते हैं और जिस तरह वहाँ की चुनावी कसावट को हम कांग्रेस की तरफ से भी देख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो खुद प्रधानमंत्री को हमने देखा, अमित शाह वहाँ देखे, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है नड्डा साहब, वो लगातार वहाँ कैंपेन करते रहे। ये जो जाना लोगों का, हालांकि वहाँ दल बदल होता रहा है, आपने भी उस बात का जिक्र किया कि हमेशा ऐसा कोई चुनाव नहीं है, यहाँ समझ नहीं आता कि वो बीजेपी से लड़ेंगे या कांग्रेस से लड़ेंगे, लेकिन ऐन वक्त पर ठीक पहले जगदीश शेट्टार का जाना क्या नुकसान पहुँचाए? मुझे नहीं लगता। अगर जाना नुकसान पहुंचाता तो येदी का जाना नुकसान पहुंचाता, या इधर से सिद्धा का जाना, सिद्धारमैया साहब का जाना या बोम्मई साहब का जाना नुकसान पहुंचाता। ये मतदाता अच्छे से समझता है कि अगर आप टिकट न मिलने से, टिकट से वंचित रहने से पार्टी छोड़ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये, जैसे आपने पिछले इलेक्शन में मध्य प्रदेश में भी देखा था आपने कि सरताज सिंह जी हैं या और भी कुछ ऐसे लीडर थे जो टिकट ना मिलने की वजह से जिन्होंने पार्टी बदली, लेकिन उन्होंने खुद भी रियलाइज़ किया कि ये चीज़ ठीक नहीं थी। एक बड़ी दिलचस्प बात ये देख रहा हूँ मनोज में कि मध्य प्रदेश और कर्नाटक के 2018 के नतीजों में बड़ी समानता नजर आई है मुझे। लोकसभा नहीं, विधानसभा। जी। देखिए, यहाँ सबसे अधिक मत प्रतिशत जो था वो बीजेपी का था, कर्नाटक में कांग्रेस का था जी। यहाँ जो सबसे बड़ी पार्टी थी बीजेपी, वो सरकार बनाने से पीछे हट गई, नहीं बनाई। चलिए, एक एग्जिट पोल और सामने आ रहा है, इसको देख लेते हैं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते। इंडिया टीवी CNX के मुताबिक यदि अभी हम देख लें तो अब तक 72 सीटों का एग्जिट पोल दिखाई दे रहा और कांग्रेस को इसमें 43 में से 49 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। और भारतीय जनता पार्टी की यदि हम बात करते हैं तो 21 से 25 सीटें, जेडीएस को 1 से 3 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही। ये देखिएगा आप ताजा आंकड़ा जो अभी इंडिया टीवी CNX का है, और पल पल रुझान बदल रहे हैं, जिसे हम अनुमान कहते हैं, वो बदलते हुए दिखाई दे रहा है। अभी तक 72 सीटों का एग्जिट पोल हम सबके सामने है, जिसमें कांग्रेस को 43 में से 49 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, भारतीय जनता पार्टी को 21 से 25 सीटें, और जेडीएस की हम बात करते हैं तो 1 से 3 सीटें। जी शरद जी। मैं ये कह रहा हूं मनोज कि ये इशारा कर रहा है कांग्रेस की तरफ कि हाँ, वहाँ कांग्रेस का जो इम्पैक्ट है, कांग्रेस की जो चीजें हैं वो यहाँ नजर आ रही हैं। ये कहना चाह रहा था मैं। जी, बिल्कुल। ये जो ताजे आंकड़े दिखाई दे रहे हैं वो तो, जी अपनी बात पूरी कीजिएगा। बस मैं यही कहना चाह रहा था कि ये कुल मिलाकर काफी दिलचस्प है। मध्य प्रदेश की तरह कर्नाटक का भी ये रण, और वहां भी 2 अनुभवी राजनेता आप समानता की बात कर रहे थे। जी हाँ। वो बात मैंने बता दी कि दोनों, जैसे यहाँ पर बीजेपी का वोट प्रतिशत ज्यादा था, वहाँ कांग्रेस का ज्यादा था। यहाँ सिंगल सबसे बड़ी पार्टी जो थी वो कांग्रेस थी, उसने सरकार बनाई, लेकिन वहाँ सरकार नहीं बनाई, कोशिशें जारी थी, लेकिन उसी बीच में कुमार स्वामी, जेडीएस और कांग्रेस ने गठबंधन कर लिया। तो ये चीजें कर्नाटक में हर छठा विधायक, जैसा हमने कहा, वो 1 से अधिक पार्टी की टिकट्स पे चुनाव लड़ चुका है। तो कर्नाटक का चरित्र बड़ा भिन्न है, इसलिए कर्नाटक के नतीजों से बहुत ऐसा अनुमान लगा के आगे बढ़ जाना कि ये है, ईश्वर करे कि मतदाता बहुत साफ मानस से उसने वोट किया हो और वो किसी एक पार्टी को सरकार बना के इस मिथक को तोड़े जो चलता चला आ रहा है कि कर्नाटक में दल बदल एक जो है रिचुअल बन गया, माफ कीजिएगा, लोकतंत्र की परंपरा बन गया। जी पंकज जी, क्या लग रहा है आपको, क्या ये मिथक तोड़ पाएंगे? बहुत शॉर्ट में आपसे जानना चाहूंगा। जी देखिए मनोज जी, अभी हम यदि एग्जिट पोल की बात करें तो 224 सीटों से लगभग 33% सीटों का एग्जिट पोल हमारे पास है। जी बाकी बहुत सारे पूरे कर्नाटक का एग्जिट पोल आना बाकी है।
और जैसा मैंने आपसे आग्रह किया कि जिस प्रकार का कैंपेन भारतीय जनता पार्टी का रहा, जिन बिंदुओं के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा, उन बिंदुओं के आधार पर हम आश्वस्त हैं कि हम बहुमत का जो 113 का आंकड़ा उससे भी अधिक सीटें प्राप्त करेंगे और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ, पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जी स्वदेश जी, क्या उम्मीदें हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व विहीन है उसमें कर्नाटक में, और रहा सवाल दल बदल का, तो इनकी पार्टी में भगदड़ मचा रहा। तकरीबन 150 बड़े नेताओं ने भाजपा छोड़ी, 90% जिसमें कांग्रेस ज्वाइन की। कांग्रेस बहुत ज़बरदस्त मजबूत है और मैं समझता हूँ पूरे बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। राहुल गांधी जी को और उनकी नीतियों को और हमारे घोषणा पत्र को, और ये घोषणा पत्र इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस जब जब कोई वचन पत्र लाती है सामने, जो निश्चित रूप से पूरा कार्यकाल होते होते उसको पूरा करती ही है, सवाल खड़े उस पर नहीं होते हैं। तो हम सरकार बनाने की दिशा में आगे बढ़ गए हैं और कर्नाटक में तो हमारी स्थिति बहुत जबरदस्त मजबूत है। अभी भारतीय जनता पार्टी की नेता ने कहा था कि मध्य प्रदेश हो या कर्नाटक, जी न्यूज और मैट्रिजी का जो एग्जिट पोल है ये कांग्रेस की बढ़त दिखा रहा है साफ तौर पर। वहां ये कह रहा है कि कांग्रेस को 103 से 118 सीटें मिल सकती हैं कर्नाटक में। ये जी और मैट्रिजी का ये एक सर्वे है, एग्जिट पोल है, और ये बीजेपी को दे रहा है 79 से 94 सीट्स, यानी साफ तौर पर ये कांग्रेस की बढ़त को कर्नाटक में दर्शा रहा है और जेडीएस को 25 से 33 सीटों की तरफ ये बढ़ता हुआ एग्जिट पोल में दिखा रहा है। स्वदेश जी, तो ये भारतीय जनता पार्टी क्या है, कई भागों में बटी रही है। यहाँ के विधायक ने भी, भाजपा के पूर्व विधायक ने भी कहा है, सत्यनारायण पत्तन भैया ने, उन्होंने बोला है कि मध्य प्रदेश हो या कर्नाटक, भाजपा का बंद हो रहा फाटक। तो भारतीय जनता पार्टी खुलेगा, बंद होगा, किसका होगा, रसातल की हो रहे है और कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत के साथ। ये 6 तारीख को दिख जाएगा। चलते चलते जो अनुमान दिखाई दे रहा है, एक आपने भी अभी बताया अनुमान, तो ये कह रहा है, बता दूं मैं आपको, रिपब्लिक और पी मार्क्यू जो है वो बता रहा है कांग्रेस के लिए 94 से 108। ये रिपब्लिक और पी मार्क्यू का एग्जिट पोल है। और बीजेपी के लिए 85 से 100, यानी इसमें भी बहुत नज़दीकी मुकाबला, लेकिन कांग्रेस बढ़त लेती हुई एग्जिट पोल में नज़र आ रही है। जेडीएस 24 से 32, यानी किंग मेकर फिर होने वाला है अगर नज़दीकी मुकाबला होता है, जो एग्जिट पोल की हम बात कर रहे हैं। अदर्स के लिए 2 से 6। तो कुल मिलाकर कांग्रेस की बढ़त इज वेरी मच एविडेंट इन कर्नाटका। कर्नाटक में कांग्रेस की बढ़त बहुत साफ तौर पर एग्जिट पोल में दिख रही है। अब ये बढ़त कितनी जाती है, स्टेबल होती है, बहुमत का जादुई आंकड़ा जो 113 का है उसके पास पहुंचती है, या पिछले चुनाव की तरह दोनों ही दल बहुमत के नज़दीक पहुंचकर रुक जाते हैं मध्य प्रदेश की तरह, तो ये फिर कर्नाटक में जेडीएस और कुमारस्वामी के जय जय की तरफ इशारा करेगी। बिल्कुल, और बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका में आ जाएंगे वो, जैसा कहते हैं किंग मेकर की भूमिका जिसे कहते हैं, वो निभाते हुए नजर आएंगे। लेकिन ये जरूर है कि जिस तरह के एग्जिट पोल अभी सामने आ रहे हैं, अनुमान जो दिखाई दे रहा है, उससे ये जरूर समझ आ रहा है कि अंतिम दौर तक, जब 13 तारीख को मतगणना चल रही होगी, तो टकटकी लगाए रहे होंगे तमाम नेता, चाहे बीजेपी के हो, कांग्रेस के या जेडीएस के या अन्य दल के जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह के परिणाम है वो, ये अभी जो अनुमान दिखाई दे रहा वो तो इस तरफ इशारा कर रहा। तो इंतजार रहेगा। आप तीनों बहनों को बहुत धन्यवाद, शरद जी मेरे साथ जुड़े, साथ ही स्वदेश शर्मा जी, पंकज जी। लेकिन कर्नाटक का चुनाव बड़ा दिलचस्प है। जो एग्जिट पोल सामने दिखाई दे रहे हैं वो तो ये बता रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार शायद बढ़त ले या कांग्रेस पार्टियां बढ़त लेते हुए दिखाई दे रही, लेकिन ये सिर्फ अनुमान है, एग्जिट पोल है, थोड़ा इंतजार करना होगा। पर टक्कर जोरदार है, और टक्कर जोरदार है तो फिर इंतजार भी जोरदार करना पड़ेगा। बहस गरम इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। नमस्कार।